नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएचसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज से हम छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ करेंगे, जिसमें से हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत भी कलचुरी वंश को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास का लेक्चर नंबर पहला है, जिसमें से हम लोग कलचुरी वंश को पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, पिछली कक्षा में हम लोग नल वंश के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि प्राचीन इतिहास का पाठ था। प्राचीन इतिहास के पाठ हम लोग कितने वीडियो में कवर कर चुके हैं? हम लोग 19 वीडियो में कवर कर चुके हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को। अगर आप छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उसमें जाकर एक बार विजिट करके देख लीजिए। ठीक है, और आज से हम लोग छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसमें से हमारा टॉपिक होने वाला है कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत कितने राजवंशों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले यही देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ना है। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग कितने राजवंशों को पढ़ना है इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कलचुरी वंश को पढ़ेंगे। कौन सा वंश? कलचुरी वंश। कलचुरी वंश, ठीक है, ये हो गया दूसरा। दूसरा वंश हम लोग देखेंगे कौन सा? नागवंश। कौन सा? नागवंश। तीसरा कौन सा देखेंगे? सोमवंश देखेंगे। कौन सा वंश? सोमवंश। तो सोमवंश तो हम लोग पढ़ चुके हैं सर छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, लेकिन वो हम लोग एक एक को छोड़ दिए थे। हम लोग छत्तीसगढ़ में 4 सोमवंश को पढ़ते हैं, जिसमें से हम लोग पांडुवंश के अंतर्गत मैकल के पांडुवंश पढ़ते हैं, तिरपुर के पांडुवंश पढ़ते हैं, है ना? सोमवंश के अंतर्गत हम लोग उत्कल के सोमवंश, जो कि उड़ीसा वाला क्षेत्र का है, उसको को पढ़ते हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं कांकेर के सोमवंश। कहाँ का? कांकेर का सोमवंश पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके अंतर्गत हम लोग और कौन सा वंश पढ़ते हैं? काकतीय वंश। कौन सा? काकतीय। काकतीय वंश। काकतीय वंश पढ़ते हैं। ठीक है, तो कलचुरी वंश की भी 2 शाखा हमें देखने को मिलती है। कलचुरी वंश के अंतर्गत हम 2 शाखा को पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रतनपुर और रायपुर के कलचुरी वंश पढ़ते हैं। लेकिन इनसे भी पहले हम लोग पूर्व में भी हम लोग जो शासन किए हुए हैं महेशमती क्षेत्र में कलचुरी वंश, उसके इतिहास को हम लोग देखते हैं। उसके बाद त्रिपुरी के भी जो कलचुरी वंश है उसे भी हम लोग पढ़ते हैं, साथ ही साथ पढ़ते हैं। इस वजह से हम लोग छत्तीसगढ़ में रतनपुर रतनपुर और रायपुर, ये 2 इनकी क्या थी? राजधानियां थी, शाखा थी। इस वजह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नागवंश के अंतर्गत हम लोग 2 नागवंश पढ़ते हैं, जिसमें से पहला नागवंश हम लोग पढ़ते हैं कवर्धा में। कौन सा? कहाँ पे? कवर्धा में। और दूसरा पढ़ते हैं कौन सा? बस्तर के। कौन सा पढ़ते हैं? बस्तर में। ठीक है, बस्तर में पढ़ते हैं। एक तो कवर्धा वाला क्षेत्र है, उसको हम लोग फड़ी नागवंश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फड़ी नागवंश कहते हैं। फड़ी फड़ी नागवंश। कौन सा वंश? फड़ी नागवंश कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत। और बस्तर के जो नागवंश है उसे हम लोग क्या कहते हैं? छिंदक नागवंश। क्या कहते हैं? छिंदक। छिंदक नागवंश, ये। ठीक। और सोमवंश के अंतर्गत हम लोग कहाँ का सोमवंश पढ़ते हैं? कांकेर का सोमवंश पढ़ते हैं। कहाँ का? कांकेर का सोमवंश पढ़ते हैं। कांकेर का सोमवंश पढ़ते हैं। ठीक है, वही काकतीय वंश की बात की जाए तो काकतीय वंश को हम लोग मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें से हम लोग कहाँ का पर से ये शासन करते थे? बस्तर पे शासन करते थे। कहाँ पे? बस्तर पे शासन करते थे, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे, इसे हम लोग देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत इतने राजवंशों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग कलचुरी वंश पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो फिर कौन सा? कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश के इतिहास को हम लोग देखते हैं। ठीक है, कलचुरी राजवंश का इतिहास देखते हैं पहले। कलचुरी राजवंश का इतिहास। कलचुरी राजवंश के इतिहास की बात करूं तो भारत के इतिहास में कलचुरी राजवंश की बात कर रहा हूं ना, भारत के इतिहास में कलचुरी राजवंश का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भारत के कई अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने 550 एडी से, कब से? 550 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक शासन किए हैं। कब से कब तक? 550 ईस्वी से 1700 कितना? 1750 ईस्वी तक।
कितना 1750 ईस्वी तक ये क्या किए हैं, शासन किए हैं। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा, क्योंकि लगभग इन्होंने 12 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक शासन किया है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, है ना। तो इसका बहुत ही अवधि ज्यादा रहा है, सर्वाधिक अवधि रहा है, इस राजवंश का सर्वाधिक अवधि रहा है। ठीक है, तो किसकी अवधि ज्यादा है, कलचुरी राजवंश की सर्वाधिक अवधि है। सर्वाधिक अवधि किसको मिलेगी, इसको ही मिलेगी। ठीक है, सर्वाधिक अवधि इनको ही है। तो भारत के कई अलग अलग स्थानों पर, भारत भारत के कई अलग अलग स्थानों पर इनका शासन देखने को मिलेगा, है ना। तो कहाँ कहाँ पास इनका शासन देखने को मिलेगा उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कहाँ कहाँ पर शासन हो रहा है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक, तो सबसे बात करूं, पहली बात करूं किसकी, पहली बात करता हूँ ये इसकी। ठीक है, यहाँ बात करता हूँ भारत में कहाँ कहाँ पास है। तो यहाँ पास देखते हैं हम लोग, यहाँ से कौन सा, ये मैकल पर्वत श्रेणी है, कौन सा है, ये मैकल पर्वत श्रेणी है। यहाँ से अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी निकलती है, कौन सा नदी, नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, इसी नर्मदा नदी के किनारे पर, इसी नर्मदा नदी के तट पर यहाँ पास क्या है, महिष्मान है। क्या है, महिष्मती है। इस महिष्मती का जो नगर स्थापना किया है वो कौन किया है, महिष्मान करते हैं। कौन करते हैं, महिष्मान करते हैं। और यहीं से क्या है, यही महिष्मान से क्या करते हैं, महिष्मान कलिंजर, कलिंजर को स्थानांतरित करते हैं। उसको पहले से जाने से पहले यहीं से महिष्मान क्या करते हैं, यहाँ पे नगर बसाते हैं। ठीक है, जिसे कृष्ण राज क्या करते हैं, कलचुरी वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, उसे पहले हम लोग जाने से पहले क्या करेंगे, यहां से देख लिए। ठीक है, यहाँ क्या है, महिष्मान है, महिष महिष्मान। ठीक है, महिष्मान क्या करते हैं, महिष्मती, महिष्मती, और महिष्मती सुना सुना लग रहा है ना, तो महिष्मती सुना सुना लग रहा है, कौन सा, ये क्या है, राजधानी है। ठीक है, बाहुबली वाले चल गए क्या। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पास क्या है, त्रिपुरी है। तो त्रिपुरी से 6 मील की दूरी पर तेवर नामक गांव है, कौन सा है, तेवर नामक गांव है, तेवर। इसी को ही क्या कहते हैं, त्रिपुरी कहते हैं। अच्छा, त्रिपुरी बोल दिया क्या, तो त्रिपुरी वो नहीं है, क्या है, जबलपुर है। जबलपुर से क्या है, जबलपुर से 6 मील की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तेवर, तेवर नामक गांव है, जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपुरी कहते हैं। ये हो गया, एक आपको पता चल गया। उसके अलावा और हमें कहाँ पास देखने को मिलेगी इनकी शाखाएं, इनकी राजधानी की अगर बात करूं तो उसके बाद क्या करते हैं, कलिंजर पे चले जाते हैं। कहाँ पास, कलिंजर, ये वाला कलिंजर क्षेत्र को जीतते हैं। और गंडक नदी, गंडक नदी, गंगा नदी के बीच में यहाँ पास स्थित है इस वाले क्षेत्र को, तो इस वाले क्षेत्र को भी जीत लेते हैं, जिसके अंतर्गत काशी आ जाता है, प्रयागराज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास भी इसका क्या मिलेगा, विस्तार देखने को मिलेगा। इसमें ही क्या करते हैं, इस जगह पे भी शासन करते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी शासन करते हैं, जिसको दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, जिसमें से इसमें भी हमें देखने को मिलेगा, कौन सा, पहले तो राजधानी मिलेगी तुम्माड़। इसके अलावा बहुत सारी राजधानी हमें छत्तीसगढ़ से देखने को मिलेगी। ठीक है, छुरीकुस गई, रतनपुर, रायपुर, फलवाटिका, ये देखने को मिलेगा किसके अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगी इसकी राजधानी को, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण कोसल कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण कोसल, दक्षिण कोसल। ठीक, तो इतनी जगहों में क्या देखने को मिलेगा, हमें महिष्मती साम्राज्य देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इन सभी को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इनका विस्तार हुआ है साम्राज्य का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कलचुरी वंश देखते हैं, कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश के अंतर्गत हमें कहाँ कहाँ की शाखा को देखने को मिलेगा, अलग अलग जगहों में शासन किए हैं भारत के, तो अलग अलग इनकी शाखा देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें से पहली बात करूं, पहली कौन सी होगी, पहली तो मैं महिष्मती बोला था जी, कौन सा बोला था, महिष्मती बोला था, है ना। तो महिष्मती बोला था, तो महिष्मती में क्या करते हैं, नर्मदा नदी के तट पे है। तो इसी महिष्मती में महिष्मान नामक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था, महिष्मती शहर बसाया है। क्या बसाया है, महिष्मती शहर बसाया है।
तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कलचुरी, वहीं से उत्पत्ति हुई है ना, कलचुरी का उदय वहीं से ही हुआ है। इस वजह से हम लोग क्या देखेंगे, महिष्मती क्षेत्र के कलचुरी वंश, क्या देखेंगे, महिष्मती के कलचुरी वंश, ठीक है, महिष्मती के कलचुरी वंश, ठीक, ये हो गया पहला। उसके बाद कहाँ गए हैं, त्रिपुरी में चले गए, कहाँ गए हैं, त्रिपुरी में चले गए। तो हम लोग क्या देखेंगे, त्रिपुरी के, क्या देखेंगे, त्रिपुरी के कलचुरी वंश, कलचुरी वंश, ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम लोग कहाँ पे गए, उसके बाद दक्षिण की ओर गए, तो दक्षिण के कलचुरी वंश देखेंगे, क्या देखेंगे, दक्षिण के, दक्षिण के कलचुरी वंश। तो मुख्य रूप से हम लोग तीन शाखाओं को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास के अंतर्गत महिष्मती वाले जो क्षेत्र हैं, इसमें हम लोग तीन राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, तीन राजाओं के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले महिष्मती की बात करूं तो महिष्मती कोई बसाया होगा, है ना, कौन बसाया है, नर्मदा नदी के तट में ही बसाया है, कौन बसाया है, महिष्मान ने बसाया है, कौन बसाया है, महिष्मान, महिष्मान, महिष्मान ने अपने नाम से ही महिष्मती शहर बसाया, ठीक है, इतना आपको जानकारी मिलेगा। ये जो महिष्मती है वो किसके अंतर्गत आता है, नर्मदा नदी के अंतर्गत आते हैं, उसके तट में स्थित है, ठीक, ये हो गया मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पे। अब वही बात की जाए त्रिपुरी के कलचुरी वंश की, तो त्रिपुरी के कलचुरी वंश के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, इसका स्थापना कौन करता है जी, इसकी स्थापना कौन करता है, वामराज देव करता है, कौन करता है, वामराज देव, वामराज देव, ठीक है। अच्छा, इसका संस्थापक नहीं बताया ना, यहाँ का महिष्मती के कलचुरी वंश का संस्थापक नहीं बताया हो, तो इसका संस्थापक है कृष्णराज, कौन सा है, कृष्णराज, कृष्णराज, ठीक है, कृष्णराज है। इसी को ही आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है कलचुरी वंश का, क्या कहा जाता है, आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है, ठीक है। इसका शासनकाल हमें देखने को मिलता है 550 एडी से, कब से, 550 एडी से 575 एडी तक, 575 एडी तक हमें देखने को मिलेगा, ईस्वी, ठीक है, ईस्वी डाल लेना, ये देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, वामराज देव को देखते हैं, वामराज देव ने त्रिपुरी के कलचुरी वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से आने के बाद एक दो शासक और होंगे, उसको आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आक्रमण कर देते हैं इनके ऊपर भी, महिष्मती क्षेत्र में भी महिष्मती क्षेत्र के कलचुरी वंश के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, और करीबन एक दो साल 2 साल, लगभग 1.5-2 साल तक इनका अस्तित्व नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अभिलेख देखने को नहीं मिलता, अभिलेख नहीं मिलता, ना सिक्के कुछ मिलते हैं, ना ताम्रपत्र, कोई जानकारी देखने को नहीं मिलता। उसके बाद क्या आते हैं, वामराज देव आ जाते हैं, वामराज देव क्या करते हैं, कलिंजर, क्या करते हैं, कलिंजर क्षेत्र को जीतते हैं, और गंडक क्षेत्र को जीत लेते हैं, कलिंजर के साथ साथ गंडक क्षेत्र और गंगा नदी के जो क्षेत्र है उसको जीत लेते हैं, और जीतने के बाद अपने छोटे भाई, जीतने के बाद अपने छोटे भाई, कौन सा, इसका छोटा भाई का क्या नाम था, लक्ष्मण राज, कौन सा राज, लक्ष्मण राज था। उस क्षेत्र पे, कलिंजर वाले जो क्षेत्र है, गंगा नदी गंडक नदी वाले जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का राजा बना देते हैं, राजा बना देते हैं, उसी को ही सरयू पार के कलचुरी कहते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे शासन अपन नहीं करते हैं, ये वामराज देव क्या करते हैं, कलिंजर को छोड़ देते हैं, वहां पास नहीं करते, अपने छोटे भाई को शासन में रख देते हैं। लेकिन उसके बाद स्वयं कहाँ आ जाते हैं, त्रिपुरी पे आ जाते हैं, कहाँ पे, त्रिपुरी पे आ जाते हैं, और ये त्रिपुरी में क्या करते हैं, त्रिपुरी के कलचुरी वंश की स्थापना करते हैं। याद रखिए, ये राजधानी तो बनाते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से राजधानी बनाते हैं त्रिपुरी को, क्यों ऐसा कह रहा हूं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। वही बात करूं दक्षिण के कलचुरी वंश की, तो दक्षिण के कलचुरी वंश की स्थापना कौन करता है, कलिंग राज करता है, कौन करता है जी, कलिंग राज करता है, कलिंग, कलिंग राज करता है, ठीक है। इन्होंने कब शासन किया है, इन्होंने आक्रमण किया था, कब किया था, 1995 ईस्वी में किया था आक्रमण, ठीक है। किस क्षेत्र में किया था, पाली क्षेत्र में किया था, लेकिन पाली क्षेत्र में जरूर आक्रमण कब किए हैं, 1995 में। वो उसको राजधानी बनाएंगे, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, क्या है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पाली क्षेत्र में क्या करेंगे, पाली क्षेत्र में तो ये जीत जाते हैं, लेकिन पाली को अपनी राजधानी नहीं बनाते, किसको बनाते हैं, तो फिर तुम्माड़ को बनाते हैं, किसको बनाते हैं, तुम्माड़ को,
तुमाड़ को जरूर राजधानी बनाएंगे, तो तुमाड़ को राजधानी बनाएंगे तो राजधानी दूसरे जगह बनाएंगे तो एक ही बार में तो नहीं बनेगा ना, है ना, बहुत लंबे समय लग जाएंगे। तो क्या करता है, ये आक्रमण किया है 1995 में, लेकिन इस इन्होंने शासन करना कब प्रारंभ किया है, 1000 से, 1000 ईस्वी से। कब से, 1000 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक। कब से, 1020 ईस्वी तक क्या करते हैं, ये शासन करते हैं। ठीक है, इनका शासन क्षेत्र रहेगा वो। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में अगर दक्षिण कोसल की कलचुरी वंश की बात करूं, छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासनकाल 1000 से प्रारंभ होगा। ठीक है, 1000 से प्रारंभ होगा। ठीक, यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो इनकी अलग अलग क्या होगी, राजधानी को हमें देखने को मिलेगा। तो भारत के कलचुरी वंश के अंतर्गत हमें अलग अलग राजधानी देखने को मिलेगा कलचुरी वंश के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, राजधानी देखेंगे इसके, क्या देखेंगे, भारत के अंतर्गत इनकी जो राजधानी रही है उसको हम लोग देखते हैं। पहली राजधानी कौन सा रहेगा भाई, ये महिष्मती रहेगा। कौन सा रहेगा, महिष्मती। पहली राजधानी महिष्मती, महिष्मती। ठीक है, पहली राजधानी महिष्मती। दूसरी राजधानी कौन सी है, तो ये दूसरी राजधानी है कलिंजर। कौन सा है, कलिंजर, कलिंजर। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा काशी, प्रयागराज, क्या है, प्रयागराज देखने को मिलेगा, प्रयागराज। ठीक है, काशी, ये क्या है, इनकी राजधानी है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पास जाएंगे, यहाँ पास हमें देखने को मिलेगा कौन सा, त्रिपुरी, त्रिपुरी। ठीक है, ये हो गया त्रिपुरी। उसके बाद और क्या देखने को मिलेगा हमें, छत्तीसगढ़ में दक्षिण कोसल में पहले तो देखने को मिलेगा कौन सा, पहले देखने को मिलेगा हमें तुम्माड़। कौन सा, तुम्माड़। ठीक है, तुम्माड़ देखने को मिलेगा भाई। ठीक, तो तुम्हार ये दक्षिण कोस्टल की राजधानी है ना, तो हम लोग छत्तीसगढ़ में आएंगे ना तो उसकी राजधानी अलग से देख लेंगे, लेकिन इसको ओवरऑल देख लीजिए कि इतने जगहों में इनकी राजधानी रह चुकी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के आएंगे तो छत्तीसगढ़ के प्रपेक्ष में बताएंगे। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं, और सबसे पहले हम लोग महिष्मती की कलचुरी वंश देखते हैं। कौन सा, महिष्मती की कलचुरी वंश देखते हैं। महिष्मती की, महिष्मती की, महिष्मती की कलचुरी वंश। अब महिष्मती की कलचुरी वंश की अंतर्गत बात करूं तो सबसे पहला नाम आता है कौन सा भाई, सबसे पहला नाम आता है महिष्मान का, जिन्होंने महिष्मती शहर बसाया है। ठीक है, लेकिन महिष्मती की कलचुरी वंश का जो स्थापना किया है वो कौन सा है, वो है पहला शासक है कृष्णराज। कौन सा है, पहला शासक कौन सा है भाई, पहला शासक है, उसका नाम क्या है, संस्थापक है, उसका नाम है कृष्णराज। कौन सा राज, कृष्णराज है, कृष्ण राज। ठीक है, ये कृष्ण राज है, ये कब तक शासन करते हैं भाई, इनके बारे में हमें जानकारी मिलते हैं कि ये 550 ईस्वी से 500 575 ईस्वी तक, वहां तक 575 ईस्वी तक ये क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिलते हैं कि यह कलचुरी वंश का संस्थापक है। क्या है, कलचुरी वंश का संस्थापक है। ये क्या है, कलचुरी वंश का, कलचुरी वंश का संस्थापक है। ठीक है, इसके अलावा इसे और किस नाम से जाना जाता है भाई, तो इसके अलावा इसे आदि पुरुष, कौन सा पुरुष, आदि पुरुष, या क्या कहते हैं, आदि पुरुष या मूल पुरुष कहते हैं। कौन सा पुरुष, आदि पुरुष या मूल पुरुष, मूल पुरुष कहते हैं। ठीक, इसके बारे में याद रखना है, ये पहला शासक होगा। उसके बाद हमें इसके अलावा दूसरे शासक को देखने को मिलता है जिसमें से इनका पुत्र है ना, दूसरा शासक देखने को मिलेगा। तो दूसरे शासक का नाम क्या है, दूसरे शासक का नाम है शंकरगढ़। कौन सा, शंकरगढ़, शंकरगढ़। प्रथम, प्रथम क्यों, क्योंकि आने वाले में शंकरगढ़ प्रथम होगा, द्वितीय होगा, इस प्रकार का देखने को मिलेगा, इस वजह से हम लोग प्रथम, शंकरगढ़ प्रथम हो गया। ठीक है, इसका शासन काल हमें देखने को क्या मिलता है, तो इसका शासन काल हमें देखने को मिलता है, ये 575 है ना, तो 575 को यहाँ पास लिख दीजिए,
है ना। 575 इनका ही शासनकाल रहेगा, ठीक, स्टार्टिंग का राज्य अभिषेक का। लास्ट इसको देखना है, लास्ट शासनकाल कितना रहेगा, तो 600 ईस्वी तक रहेगा। कितना? 600 ईस्वी तक रहेगा इसका शासनकाल, ठीक है। ये हो गया। तो ये महेशमती क्षेत्र के है ना। आगे बढ़ते हैं और इसके भी उत्तराधिकारी देखते हैं। तीसरे नंबर पे वो होगा, वो कौन सा है? उसका नाम है बुद्धराज। कौन सा राज? बुद्धराज नाम है, बुद्ध राज। और ये जो बुद्ध राज है, ये बुद्ध राज का शासन काल कब से कब तक रहेगा? 600 से 600 से कब तक? 620 ईस्वी तक। कब से कब तक? 620 ईस्वी तक रहेगा। अब होगा ये तीन शासन हमें देखने को मिलेगा महिष्मती के कलचुरी वंश के अंतर्गत। अब होगा ये, इसके अंतर्गत बुद्ध राज के ऊपर, ये बुद्ध राज के उत्तराधिकारी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। क्या करते हैं? चालुक्य आक्रमण करते हैं, ठीक है। चालुक्य का क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है। और इस क्षेत्र को छोड़कर, क्या है, इस क्षेत्र छोड़कर चेदी प्रदेश की ओर बढ़ जाते हैं। किसकी ओर? चेदी प्रदेश की ओर। चेदी चेदी प्रदेश की ओर क्यों जाते हैं? चेदी प्रदेश की ओर क्योंकि इन पर आक्रमण कर देते हैं। कौन करते हैं भाई? चालुक्य लोग कर देते हैं। कौन करते हैं? चालुक्य। चालुक्यों का चालुक्यों का क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है। आक्रमण हो जाता है। तो उसको छोड़कर, इस महिष्मती क्षेत्र को छोड़कर चेदी प्रदेश की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये जो बढ़ते हैं ना, उसके बाद हमें 150 से 200 वर्षों तक कोई जानकारी देखने को नहीं मिलती। इसके बारे में, इस कलचुरी वंश के बारे में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये हो गया, ये महिष्मती क्षेत्र का हो गया। उसके बाद हमें कहां पे जानकारी देखने को मिलेगा? उसके बाद हमें कालिंजर से देखने को मिलेगा, जानकारी देखने को मिलेगा। कहां पे? कालिंजर से देखने को मिलेगा, जिसमें से हम लोग जानते हैं कि त्रिपुरी वंश की स्थापना करता है। तो त्रिपुरी वंश की कलचुरी देखेंगे। क्या देखेंगे? त्रिपुरी त्रिपुरी वंश की कलचुरी, वंश की कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी वंश, त्रिपुरी के कलचुरी वंश, कलचुरी वंश, ठीक है। ये हम देखेंगे त्रिपुरी के कलचुरी वंश। अब त्रिपुरी के कलचुरी वंश के अंतर्गत देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछता है भाई, एक और याद रख लीजिए, यहाँ पे क्या पूछता है, ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने महिष्मती क्षेत्र में शासन किया है? ये तीन शासक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा किसी को भी आप त्रिपुरी के कलचुरी महिष्मती के अंतर्गत नहीं लेना है। बाकी अब हम लोग देखेंगे कहाँ का, त्रिपुरी की अब बात करेंगे, ठीक है। तो त्रिपुरी के कलचुरी वंश के अंतर्गत बात करें तो कलचुरी के त्रिपुरी वंश के अंतर्गत पहला शासक हमें देखने को मिलेगा, जिसका नाम है वाम राजदेव। क्या नाम है? वाम राजदेव। वाम राजदेव, ठीक है। वाम राजदेव के बारे में जानकारी कहां से मिलती है जी? कालिंजर से मिलता है। कहां से? कालिंजर से देखने को मिलता है, जिसमें से हमें पता चलता है कि इन्होंने, क्या है, वामराज देव ने, कौन से देव ने? वामराज देव ने कलिंजर क्षेत्र को जीता। कलिंजर कलिंजर क्षेत्र को जीता। और गंडक गंडक नदी और गंगा नदी, गंडक गंगा नदी क्षेत्र को जीता। नदी क्षेत्र को जीता, ठीक है। उसके बाद यहाँ की राजधानी बना देता है, किसको? कलिंजर को बना देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा भाई? यहाँ इस क्षेत्र को अपने भाई को शासन करने के लिए दे देता है। उस भाई का क्या नाम है? लक्ष्मण। क्या है? लक्ष्मण राज प्रथम। क्या राज है? लक्ष्मण राज, लक्ष्मण लक्ष्मण राज प्रथम। कौन सा नाम है? लक्ष्मण राज प्रथम, ठीक है। ये जो लक्ष्मण राज प्रथम है, ये इस क्षेत्र का जो जीता हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में शासन करने लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन वामराज देव यहाँ पर शासन नहीं करेंगे, तो क्या करते हैं भाई? ये त्रिपुरी की ओर आगे आते हैं, इस ओर आ जाते हैं, त्रिपुरी की ओर आ जाते हैं। और त्रिपुरी में क्या करते हैं? त्रिपुरी में त्रिपुरी त्रिपुरी अभी त्रिपुरी वर्तमान का क्या नाम है? तेवर, ठीक है, जो कि जबलपुर से 6 मील की दूरी पर स्थित है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? त्रिपुरी वंश की स्थापना कर देते हैं। कलचुरी त्रिपुरी के कलचुरी वंश की स्थापना कर देता है भाई, कलचुरी वंश की स्थापना कर देता है, स्थापना कर देता है, ठीक है। और
त्रिपुरी को अस्थायी राजधानी बनाता है भाई। अभी स्थायी राजधानी नहीं है, त्रिपुरी को अस्थायी 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 राजधानी बनाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। त्रिपुरी को अस्थायी रूप से राजधानी बनाता है। कौन बनाता है? वामराज देव। ठीक, अब इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? लक्ष्मण राज होगा। क्यों? दूसरा शासक हम लोग देखेंगे भाई, लेकिन ये दूसरा शासक हम लोग देख तो रहे हैं, लेकिन ये दूसरा शासक कौन से क्षेत्र का होगा? कलिंग राज क्षेत्र या गंडक क्षेत्र का होगा। ठीक है, तो कौन सा है? लक्ष्मण राज, लक्ष्मण राज प्रथम। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र का होगा? ये कलिंजर क्षेत्र का होगा। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है सरयू पार के कलचुरी। क्या? सरयू सरयू पार सरयू पार के कलचुरी, कलचुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सरयू पार के कलचुरी के नाम से जाना जाता है। इनका शासन क्षेत्र कहां पे होगा? कलिंजर पे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो फिर अगला जो शासक होगा उसको हम लोग देखते हैं। अगला शासक होगा वो तीसरे नंबर का होगा, जिसका नाम क्या है जी? उसका नाम है उक्कल प्रथम। क्या नाम है? उक्कल प्रथम है। उक्कल उक्कल प्रथम। क्या नाम है? उक्कल प्रथम। ठीक, ये कोक्कल प्रथम की बात करूं, क्या है इस कोक्कल प्रथम की बात करूं तो ये कोक्कल प्रथम के बारे में हमें जानकारी मिलती है बिलहरी अभिलेख से। कहां पे? बिलहरी अभिलेख से हमें देखने को मिली गई। ये जो बिलहरी अभिलेख है, कौन सा? बिलहरी जो अभिलेख है ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो त्रिपुरी से प्राप्त हुआ है। कहां से? त्रिपुरी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये जो त्रिपुरी है अभी वर्तमान का तेवर है। कौन सा है? वर्तमान का तेवर है। जबलपुर से 6 मील की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसमें हमें पता चलता है कि इसकी 18 पुत्र थे। कौन से? इसके 18 पुत्र थे। 18 पुत्र की जानकारी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है? जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र का नाम है शंकरगढ़ द्वितीय। कौन सा नाम है? शंकरगढ़ शंकरगढ़ द्वितीय। ठीक है, अब होगा ये शंकरगढ़ द्वितीय है ना। इसके अन्य नाम भी हमें देखने को मिलेगा, मुग्धतुंग। क्या नाम देखने को मिलेगा? मुग्धतुंग। मुग्धतुंग, ये मुग्धतुंग को क्या बोल देते हैं? शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग भी बोल देते हैं। यही आक्रमण करते हैं हमारे कहां पे? पाली क्षेत्र में। ठीक है, और उस समय के जो शासन कर रहे थे विक्रमादित्य, बाणवंशी शासक, पाली क्षेत्र में जो शासन कर रहे थे बाणवंशी शासक विक्रमादित्य, उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और उस क्षेत्र को जीत जाते हैं। जीतने के बाद ये क्या करते हैं? जीतने के बाद ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो दक्षिण कोसल क्षेत्र है उसमें क्या करते हैं? ये वापस आ जाते हैं अपने भाइयों को मंडलिक के रूप में वहां पर शासन करने को छोड़कर। ठीक है, वहां पे शासन नहीं करेंगे, सिर्फ जीतते हैं। कौन? शंकरगढ़ द्वितीय जीतते हैं और जीतने के बाद क्या करते हैं? ये जीतने के बाद उस क्षेत्र पे मंडलिक के रूप में अपने भाइयों को वहां पे शासन करने के लिए छोड़ देते हैं और वापस लौट जाते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो शंकरगढ़ द्वितीय होगा इसके अगला शासक। तो अगला शासक हम लोग देखेंगे कौन सा? शंकरगढ़ द्वितीय। चौथे नंबर पे है शंकरगढ़ शंकरगढ़ द्वितीय। इसका अन्य नाम भी हमें देखे हैं, मुग्धतुंग मुग्धतुंग। ठीक है, क्या नाम है? मुग्धतुंग है। इसके बारे में हम लोग क्या देखे हैं भाई? इसके बारे में हमें जानकारी किससे मिलते हैं? बिलहरी अभिलेख से ही मिलते हैं। ठीक है, तो इनके 18 भाई थे। कितने भाई थे? 18 भाई थे ये लोग। तो ये लोग 18 भाई थे, जिसमें से सबसे बड़ा था शंकरगढ़ द्वितीय। इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किए हैं? दक्षिण क्षेत्र में दक्षिण कोसल दक्षिण कोसल क्षेत्र में क्या किए? आक्रमण किए। किसके ऊपर आक्रमण किए जी? पाली क्षेत्र पे आक्रमण किए। किस क्षेत्र में? दक्षिण कोसल के पाली क्षेत्र में, पाली क्षेत्र में आक्रमण किए। इस पाली क्षेत्र में शासक कौन हुआ करते थे? कौन हुआ करते थे? तो बाणवंशी शासक हुआ करते थे। कौन सा? बाणवंशी बाणवंशीय शासक। अब ये जो बाणवंशी शासक है उसका क्या नाम है जी? बाणवंशी शासक का नाम है विक्रमादित्य। कौन सा नाम? विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य थे। इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है,
अब इसके ऊपर आक्रमण करेंगे तो आक्रमण करने के बाद इस क्षेत्र को जीत जाते हैं। ठीक है, जीतने के बाद यहाँ पे शासन नहीं करते हैं, कौन? शंकरगढ़ द्वितीय शासन नहीं करते, अपने भाइयों को क्या करते हैं? अपने भाइयों को, अपने भाइयों को, भाइयों को मंडलिक के रूप में, क्या है? मंडलिक के रूप में, मंडलिक के रूप में क्या करते हैं? मंडलिक के रूप में शासन करने के लिए छोड़ देते हैं और स्वयं वापस चले जाते हैं। ठीक है, ये जो उत्तराधिकारी होंगे इसके भाई, इनके भाइयों के ऊपर क्या है? इन भाइयों के ऊपर इस क्षेत्र में, पाली क्षेत्र में क्या करते हैं? उड़ीसा के सोमवंशी, कौन सा? उड़ीसा का, उड़ीसा का सोमवंशी, सोमवंशी इन पर आक्रमण कर देते हैं। किन पर? इसके मंडलिकों के ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर वापस कब्जा कर लेते हैं, कौन कर लेते हैं? उड़ीसा के सोमवंशी। ठीक है, यहां से आप चला जाता है उसके बाद। और अगला शासक कौन होगा भाई? अगला शासक होगा शंकरगढ़ द्वितीय का, कौन सा होगा? लक्ष्मण राय द्वितीय। कौन सा होगा? लक्ष्मण राय द्वितीय, जिसको ही कौन करते हैं? मंडली के रूप में बना हुआ रहता है, जिसके ऊपर उड़ीसा के सोमवंशी शासन करते हैं। ठीक है, तो छठवें नंबर पे कौन सा आ जाएगा? छठवें नंबर पे आएगा, उसका नाम क्या है? लक्ष्मण। कौन सा है? लक्ष्मण, लक्ष्मण राज द्वितीय। ठीक है, इसके ही ऊपर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं उड़ीसा के सोमवंशी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। छठवें नंबर क्या? तो ये हो गया। सातवें नंबर का हम लोग देखते हैं, कौन से नंबर का? सातवें नंबर का देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कोक्कल। कौन सा? कोक्कल, कोक्कल द्वितीय। क्या नाम है? कोक्कल द्वितीय नाम है। इस कोक्कल द्वितीय का भी 18 पुत्र थे। कितने पुत्र? 18 पुत्र थे। ठीक है, याद रखिए, कितने पुत्र थे? 18 पुत्र थे। इस 18 पुत्र की बात करूं, ये कौन सा नंबर का हो गया जी? चौथा, पांचवा? ये कैसा हो रहा है? ये चौथा, पांचवा, पांचवा है, छठवा है, अच्छा छठवा, सातवां, सातवां होगा ये। ठीक, ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और ये कुक्कल प्रथम के बारे में हम लोग देख रहे थे, कुक्कल द्वितीय के बारे में, जिसमें से हम लोग देख रहे हैं कि इसके 18 पुत्र थे, जिसमें से कलिंग राज, कलिंग राज, कलिंग राज। ठीक है, कलिंग राज का नंबर कौन सा था? कलिंग राज का नंबर था 16वें या 17वें नंबर का था। कौन से नंबर? 16वें या 17वें नंबर का नंबर था। नंबर, नंबर का पुत्र था, पुत्र था। ठीक, यही कलिंग राज हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पुनः आक्रमण करते हैं, पाली क्षेत्र में, और जीतते हैं। और जीतने के बाद हमारे दक्षिण कोसल में कलचुरी वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें से हम देखेंगे कि ये जो कलिंग राज है, क्या है? ये जो कलिंग राज है, इन्होंने 1995 में, कौन से? 1995 में छत्तीसगढ़ के दक्षिण कोसल क्षेत्र में, पाली क्षेत्र में आक्रमण करते हैं। ठीक है, क्यों आक्रमण करते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझ में आ गया? क्योंकि ये कलिंग राज 16वें या 17वें नंबर का था। कौन से नंबर का? 16वें या 17वें नंबर का था। तो ये त्रिपुरी के राजा नहीं बन सकते थे। कहाँ का? त्रिपुरी के राजा नहीं बन सकते थे। और कलिंग राज को बनना था राजा, क्या बनना था? राजा बनना था भाई। इस वजह से ये क्या करते हैं? कलिंग राज अपने पूर्वजों का जो क्या करते हैं? अपने पूर्वजों जो गलती किए हुए हैं, शंकरगढ़ प्रथम, कौन किए हैं? शंकरगढ़ द्वितीय किए हैं, नहीं प्रथम नहीं, द्वितीय किए हैं। शंकरगढ़ द्वितीय क्या किए हैं? इसमें इस क्षेत्र में अपनी राजधानी नहीं बनाए हैं, वापस चले गए। ठीक है, उस वजह से गलती किया है। जिस क्षेत्र को जीत लिए हैं उसको छोड़कर दूसरे के लिए सोमवंशी, उड़ीसा के सोमवंशी को छोड़कर आ गए हैं। उसी गलती को जो मूर्ख है मेरे पूर्वज, ऐसा करके बोलते हैं कलिंग राज, और पुनः पुनः क्या करते हैं? यह पाली क्षेत्र में आक्रमण करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? पता चल गया, क्योंकि ये 16वें 17वें नंबर का था, इस वजह से त्रिपुरी के राजा नहीं बन सकते थे। इस वजह से कोक्कल द्वितीय कहते हैं कि कलिंग राज को कहते हैं कि जाओ पाली क्षेत्र में जीतो और जीत कर आप राजा बन जाओ, ये बोल दिया। ठीक, तो ये चले गए और उसको जीत भी लिए ये। तो आक्रमण कब करेंगे ये? 1995 में पाली में करेंगे, बाणवंशी शासक के ऊपर। ठीक है, पाली क्षेत्र में आक्रमण करेंगे 1995 में। इस समय शासन कौन करते थे?
बाणवंशी शासक विक्रमादित्य शासन करते थे। ठीक है, पाली क्षेत्र को जीत तो जाते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद पाली में अपनी राजधानी नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं, पाली में अपनी राजधानी नहीं बनाते हैं। पाली राजधानी था बाणवंशी का, लेकिन पाली में राजधानी नहीं स्थापित करते, तो कहां स्थापित करते हैं, इन्हीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तुम्माड़। क्या स्थित है, तुम्माड़। इस तुम्बाड़ में क्या करते हैं, अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। तो राजधानी स्थापित करते हैं, उसके बाद 1000 से, कब से, 1000 से यह राज्याभिषेक करते हैं तुम्बाड़ से, और यहीं से 1000 ईस्वी से प्रशासन करना प्रारंभ करते हैं। इसका शासन काल की अगर बात की जाए तो शासन काल कब से कब तक रहेगा, कलचुरी वंशों का, तो कलचुरी वंशों का शासन काल रहेगा 1741 ईस्वी तक। कब से कब तक, 1741 ईस्वी तक रहेगा। ठीक है, 1741 ईस्वी तक रहने वाला है कलचुरी वंशों का। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की एक शाखा स्थापित कर दी गई है। ठीक है, जिसे लहुरी शाखा भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश को देखते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के अंतर्गत आते हैं। ये तो हो गया क्या, ये हो गया हमारा त्रिपुरी के कलचुरी वंश। त्रिपुरी के कलचुरी वंश के अंतर्गत हम लोग कौन कौन सा पढ़े, उसे हम लोग देख ले क्या। त्रिपुरी के कलचुरी वंश के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे शासकों को देखे हैं, है ना। तो उस शासकों को हम लोग ओवर व्यू तरफ से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहला शासक हम लोग कौन सा देखे हैं, पहला शासक हम लोग देखे हैं वामराज देव। कौन सा, वामराज देव। ठीक है, कौन सा देखे हैं, वामराज देव देखे हैं। इसके बाद हम लोग कौन सा देखे हैं अभी, इसके बाद हम लोग देखे हैं लक्ष्मण राज प्रथम। कौन सा, लक्ष्मण राज प्रथम। ठीक है, इसके बारे में कलिंगर शिलालेख के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखे हैं कोक्कल प्रथम। क्या देखे हैं, कोक्कल, कोक्कल प्रथम। कोक्कल प्रथम के बाद हम लोग देखे हैं क्या, कोक्कल प्रथम के बाद देखे हम लोग शंकरगढ़ द्वितीय। कौन सा देखे हैं, शंकरगढ़ द्वितीय, जिसको हम लोग मुग्धतुंग भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा कहते हैं, मुग्धतुंग भी कहते हैं। उसके बाद अगला शासक हम लोग देखे हैं लक्ष्मण राज द्वितीय। कौन सा, लक्ष्मण राज द्वितीय। ठीक है, इसको हम लोग देखें। इसके बाद हम लोग कौन सा शासक देखे हैं भाई, इसके बाद हम लोग देखे हैं कोक्कल द्वितीय। कौन सा, कोक्कल द्वितीय, कोक्कल द्वितीय। इस कोक्कल द्वितीय के बाद हम लोग देखे हैं कोक्कल द्वितीय का पुत्र कौन था जी, कलिंगराज। ठीक है, कलिंगराज को देखे हैं, कलिंग राज। और बहुत सारे राजा होते हैं, गंगे देव, बहुत सारे राजा हुएंगे त्रिपुरी के। तो यहाँ पे त्रिपुरी में भी शासन कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि त्रिपुरी में ये सिरपुर चला गया तो वो वहां का शासन करेंगे तुम्हाड़ में बस। यहाँ भी शासन चल रहा है त्रिपुरियों का, और इनकी अलग शाखा यहाँ भी शासन करेंगे। ठीक है, तो कलिंगराज इनके पुत्रों के समकालीन जो शासक रहेंगे वो त्रिपुरी में भी शासन करेंगे। ठीक है, दोनों जगह शासन करने को मिलेगा, जिसमें से हम लोग कमर राज के बारे में जानकारी मिलेगा। क्या आगे हम लोग पढ़ेंगे, कमर राज के बारे में जानकारी मिलेगा कि त्रिपुरी के जो गंगे देव हैं उसकी सहायता करेंगे कौन, कमर राज करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का। तो इसके अधीन में ही ये त्रिपुरी वंश के अधीन में ही, त्रिपुरी वंश के अधीन में ही ये जो छत्तीसगढ़ में शाखा बने हुए हैं कलचुरी वंश का वो रहेंगे। बाद में स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, बाद में जरूर स्वतंत्र हो जाते हैं। तो हम लोग इतने शासकों के बारे में अभी देखे हैं त्रिपुरी के कलचुरी वंश के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ में कलिंग राज के द्वारा जो स्थापित किया गया है कलचुरी वंश, उसके बाद उसको पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, कलिंग राज के बारे में देखेंगे, जिसको जानकारी हमें छत्तीसगढ़ के से प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है जी, तो छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश का संस्थापक है कलिंग राज। कौन है, कलिंग राज, कलिंग राज। ठीक है, कौन है, कलिंग राज संस्थापक है। कब किए हैं इसकी स्थापना, 1000 ईस्वी में किया है। कब किया है, संस्थापक है ये, कलिंग राज संस्थापक है। ठीक है, इसकी स्थापना कब किए हैं जी, तो इसकी स्थापना किए हैं 1000 ईस्वी में। कब किया है, 1000 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की दो शाखाओं देखने को मिलेगी। कितनी शाखा, दो शाखा देखने को मिलेगा। जिसमें से कौन सा है, जिसमें से है एक तो हम लोग देखेंगे रतनपुर के कलचुरी वंश।
रतनपुर के कलचुरी वंश। दूसरा देखेंगे रायपुर के कलचुरी वंश, रायपुर के कलचुरी वंश। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी से स्टार्ट करेंगे कौन सा, रतन के कलचुरी वंश के बारे में। ठीक है, बाद में रायपुर के कलचुरी वंश स्टार्ट होता है, पहले तो रतनपुर का ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे रतनपुर। रतनपुर कहने का मतलब है पहले तो इसकी राजधानी तुमाड़ थी, तुमाड़ से ये क्या करते हैं, रतनपुर स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग देखेंगे। तो रतनपुर के कलचुरी वंश को स्थापना उसको देख लेते हैं फिर। रतनपुर के कलचुरी वंश, रतनपुर के कलचुरी वंश। अब रतनपुर के कलचुरी कह दूं तो तुमाड़ के जो शासन किए हैं वो तो नहीं है, ऐसा करके मत सोचना, वो वही है। ठीक है, इनकी भी स्थापना कौन से किए हैं, कलिंग राज ही ने ही किया है। ठीक है, इनका शासन काल कब से कब तक रहेगा, तो फिर शासन काल, शासन काल की बात करूं तो शासन काल रहेगा 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक। ठीक है, संस्थापक कलिंग राज। इसका धर्म कौन था, ये कौन से धर्म के मानने वाले थे, तो धर्म का नाम था शैव धर्म। कौन सा है, शैव धर्म है। ठीक है, शैव धर्म हो गया। इसकी शैव धर्म है तो इसके कुछ कुल देवी तो होगा, है ना, तो कुल देवी कौन सा है, कुल देवी कौन सा है, कुल देवी की बात करूं तो कुल देवी है इसके गज लक्ष्मी। कौन सा है, गज लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब गज लक्ष्मी है, ठीक है, इस जो भाषा भी प्रयोग करते थे वो कौन सा भाषा प्रयोग करते, संस्कृत भाषा प्रयोग करते थे। जो राजकीय भाषा थी, क्या थी, राजकीय भाषा थी, राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी, संस्कृत। क्या है, संस्कृत थी। ठीक, इतना आपको पता चल गया। संस्थापक कलिंग राज, इसमें हमें राजधानी बहुत सारी जगहों में देखने को मिलेगा। रतनपुर के कलचुरी वंश की राजधानी हमें बहुत जगहों पे देखने को मिलेगा, राजधानी बहुत जगहों में देखने को मिलेगा। जैसे कि प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो प्रारंभिक राजधानी तो है तुमाड़। कौन सा है, तुमाड़ है। ठीक है, तुमाड़ के बाद यह रतनपुर स्थानांतरित कर देता है। कौन, रतनपुर, रतनपुर स्थानांतरित करेगा। उसके बाद छुरी कोस गई, छुरी कोस गई, कोस गई। ठीक है, तो चलिए मैप में देखते हैं, पहले मैप में देखते हैं और अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि मैप में देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा, तुमाड़ में पहले इसकी राजधानी होगा, कौन से, ये पाली क्षेत्र है, पाली कहाँ पे है, कोरबा पे है, तो तुमाड़ में इसकी प्रथम राजधानी, तुमाड़ इसकी प्रथम राजधानी होगा। ठीक है, उसके बाद ये तुमाड़ से क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं रतनपुर। कहाँ पे, रतनपुर, तो रतनपुर इसकी दूसरी राजधानी हो गई। ठीक है, अब रतनपुर से भी ये छुरी कोस गई स्थानांतरित कर देते हैं, यहाँ पास है छुरी कोस गई, छुरी कोस गई, कोस गई, ये इसकी तीसरी राजधानी होगी। उसके बाद, उसके बाद यहाँ पे है खलवाटिका। क्या है, खलवाटिका है यहाँ पास, तो खलवाटिका में इसकी क्या होगी, राजधानी होगी, खल वाटिका, तो खल वाटिका होगी इसकी राजधानी। उसके बाद खल वाटिका से ये रायपुर, चूंकि ये 18-18 गढ़ों में बांट दिया गया था, इस वजह से 18-18 गढ़ में बांट दिया गया था, इस वजह से रायपुर में क्या है, उस समय राजधानी भी बन चुकी थी। क्या बन चुकी थी, रायपुर राजधानी बन गई थी। इस वजह से इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, रायपुर की कलचुरी कहते हैं, और रायपुर को राजधानी बना देते हैं। रायपुर को, किसको, रायपुर को, रायपुर को राजधानी बना देते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कितने हमें जानकारी देखने को मिलती है इसकी राजधानी के बारे में, कलचुरियों के, एक तो हो गया रतनपुर, दूसरा है छुरी कोसगई, तीसरा है तुमाड़, चौथा है खलवाटिका, पांचवा है रायपुर। तो 5 राजधानी आपको छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देखने को मिलेगी, दक्षिण कोसल की राजधानी के अंतर्गत। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। तो हमें छत्तीसगढ़ के जो रतनपुरी शाखा के थे उसके में हम कौन कौन से शासक को पढ़ेंगे उसको हम लोग देख ले क्या पहले, उसके बाद हम लोग एकदम डिटेल से जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यही देखें कि हमें किन किन शासकों को याद रखना है, किन किन शासकों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहला नाम तो आता है कलिंग राज का। कौन सा आता है, कलिंग राज का। ठीक, दूसरा आता है कौन सा, कमल राज का। ठीक है, कमल राज, कलिंग, कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम। कौन सा है, रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम। उसके बाद चौथे नंबर पे आ गया पृथ्वीदेव, पृथ्वीदेव प्रथम। कौन सा आएगा, पृथ्वीदेव प्रथम, प्रथम आएगा। उसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम के बाद जाजल्य देव प्रथम आएगा। कौन सा आ जाएगा, जाजल्य देव।
जाजल्य, जाजल्य देव प्रथम, कौन सा आएगा? जाजल्य देव प्रथम आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे तो अगला शासक कौन होगा? जाजल्य देव के प्रथम के बाद होगा, वो है रत्नदेव द्वितीय होगा। कौन सा होगा? रत्नदेव द्वितीय होगा, जाजल्य देव। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय होगा, रत्नदेव द्वितीय होगा। ये रत्नदेव प्रथम था, उसके बाद नीचे में जस्ट पृथ्वीदेव था, है ना? तो रत्नदेव यहाँ भी आ गए, द्वितीय आ गए, तो इसमें कौन सा आएगा? पृथ्वीदेव द्वितीय आएगा 7वें नंबर में, पृथ्वी देव द्वितीय। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब ये पृथ्वी देव द्वितीय हो गया, तो इसके पास जस्ट नीचे में जाजल्य देव प्रथम था। क्या था? जाजल्य देव प्रथम था, तो इसके नीचे में भी जाजल्य देव सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? जाजल्य, जाजल्य देव सेकेंड। ठीक, इतना आपको क्लियर। जाजल्य देव के बाद, जाजल्य देव के बाद 9वें नंबर पे आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? इसके बाद अब नाम ही चेंज हो जाता है, जगदेव आ जाता है। कौन सा आ जाता है? जगदेव आ जाता है। तो 9वें नंबर पे हम लोग देखेंगे क्या? जगदेव, जगदेव। ठीक है, 10वें नंबर में कौन सा देखते हैं? तो 10वें नंबर में हम लोग देखते हैं रत्नदेव तृतीय। कौन सा देखते हैं? रत्नदेव तृतीय। क्रम में चलेगा भाई, क्रम में चलेगा, है ना? तो रत्नदेव तृतीय, रत्नदेव तृतीय। ठीक है, रत्नदेव तृतीय को देखेंगे। रत्नदेव तृतीय को पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे प्रतापमल। कौन सा? प्रताप, प्रतापमल। कौन से राजा हुए? प्रतापमल को देखेंगे। ठीक है, प्रतापमल के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा शासक? बहरेंद्र साय। कौन सा? बहरेंद्र, बहरेंद्र साय। ठीक है, बहरेंद्र साय के बाद हम लोग अगला राजा देखेंगे जिसका नाम है कल्याण साय। कौन सा नाम है? कल्याण साय, कल्याण साय। ठीक है, अब ये कल्याण साय है, कल्याण साय, कल्याण साय के बाद हम लोग कौन सा शासक देखेंगे भाई? तखत सिंह। कौन सा देखेंगे? तखत सिंह, तखत, 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 अच्छा, तखत सिंह। ठीक है, कौन सा है? तखत सिंह। ठीक, अगला शासक कौन सा देखेंगे? तो फिर तखत सिंह के बाद हम लोग अगला शासक देखेंगे जय सिंह। कौन सिंह? जय सिंह नहीं, राज सिंह देखेंगे। कौन सा देखेंगे? राज सिंह देखेंगे, राज सिंह। कौन से देखेंगे? तखत सिंह के बाद अगला शासक होगा वो है राज सिंह। ठीक है, अब राज सिंह के बाद अगला शासक हम लोग देखेंगे कौन सा है? राज सिंह के बाद अगला शासक रहेगा वो है सिरदार सिंह। कौन सा? सिरदार सिंह देखेंगे, सिरदार सिंह। ठीक है, कौन सा? सिरदार सिंह देखेंगे। और इसके बाद हम लोग 17वें नंबर पे हम लोग देखेंगे जिसका नाम है रघुनाथ सिंह। कौन सा है? रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। ये रघुनाथ सिंह। इसके बाद मराठों का क्या आ जाता है? आक्रमण हो जाता है मराठों का, और यहाँ से मराठों के अधीन भी और भी शासक होंगे, जिसमें से पहला शासक होगा वो है मोहन सिंह, मोहन सिंह। ठीक है, ये हो गया। तो स्वतंत्र जो शासक हुआ है वो 17वें नंबर के ऊपर ही हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मराठों का क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है। अब इसके बारे में हम लोग जानकारी देख, इसको ही हम लोग रतनपुर के कलचुरी वंश के अंतर्गत हमको पढ़ना है। इसके सन भी लिख ले क्या? सन भी लिख ले क्या? इनके सन लिख ले क्या? या फिर हम लोग इनको पढ़ते जाएंगे उसके बाद हम लोग ये सन लिख लेंगे? ऐसा नहीं है, यही पास सन लिख लेंगे क्योंकि हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो कलिंग राज की अगर सन की बात की जाए, इसके कलिंग राज की सन की बात की जाए तो 1000 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक ये क्या करते हैं? शासन करते हैं। ठीक है, अब ये कमर राज इसके पुत्र हुए, ये 1020 ईस्वी से क्या करते हैं? 1020 ईस्वी से 1045 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। कब से कब तक? 1045 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ठीक है, अब ये रत्नदेव प्रथम, ये 1045 ईस्वी से, रत्नदेव प्रथम 1045 ईस्वी से 1065 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। अब ये क्या करते हैं? अगला शासक वो होगा पृथ्वीदेव प्रथम। कौन सा होगा? पृथ्वीदेव प्रथम होगा, जो कि करते हैं शासक 1065 से कब? 1065 से कब तक करते हैं? 1065 से 1090 ईस्वी तक शासन करते हैं, 1090 ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक है, अब ये जो जाजल्य देव प्रथम है यह 1090 ईस्वी से
जो 1090 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक शासन करते हैं। कब से कब तक? 1120 ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक है। रत्नदेव द्वितीय की बात की जाए तो रत्नदेव द्वितीय के अंतर्गत हम लोग देखने को मिलता है 1000 नहीं 1120 ईस्वी से, कब से? 1120 ईस्वी से 1135 ईस्वी तक इनका हम लोग देखने को मिलते हैं। 1120 ईस्वी से 1135 ईस्वी तक हमें इनके शासनकाल के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। और पृथ्वीदेव द्वितीय की बात करूं तो पृथ्वीदेव द्वितीय के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कौन, ये कौन सा हो गया? जार्जल्य देव रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पृथ्वीदेव द्वितीय की बात करते हैं। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के अंतर्गत जो क्रम है वो कब रहेगा, शासनकाल कब से कब तक रहेगा? तो 1135 से, कब से? 1135 ईस्वी से 1165 ईस्वी तक। कब से? 1165 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहेगा। ठीक, अब देखते हैं जाज्जल्य देव द्वितीय की। तो जाज्जल्य देव द्वितीय की बात करिए तो 1165 से 1165 ईस्वी से 1168 ईस्वी तक कम ही शासक है ना, 3 ही वर्ष तक ये क्या करते हैं, शासन करते हैं। उसके बाद अगला शासक देखते हैं कौन सा है, 1168 से, है ना। तो 1168 से प्रारंभ होगा किसका? जगदेव क्या 1168 से 1168 से जगदेव का प्रारंभ होता है और 1168 से आगे बढ़ते हैं 1178 तक, 10 वर्षों तक ये लगभग शासन करते हैं। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक ये शासन करते हैं। ठीक है। अब रत्नदेव तृतीय की बात करूं तो रत्नदेव तृतीय के अंतर्गत 1178 से 1178 से 98 तक, कब से? 1178 से 1198 तक ये क्या करते हैं, ईस्वी तक शासन करते हैं। ठीक है। अगला शासक देखते हैं प्रतापमल। कौन सा? प्रतापमल के बारे में देखते हैं, जिसमें से 1198 से 1198 ईस्वी से 1222 ईस्वी तक, कब से? 1222 ईस्वी तक, 1222 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इसकी जानकारी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। बहरेंद्र शाह की बात करी जाए तो बहरेंद्र शाह के बाद इसके अंतर्गत प्रतापमल के अंतर्गत जो अगला शासक होता है उसके बारे में उतना प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं मिलता। उसके बाद ये बहरेंद्र शाह के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, जिसमें से यह पता चलता है कि बहरेंद्र शाह ने 1544 ईस्वी तक क्या किए हैं, 1544 ईस्वी तक शासन किए हैं। कब से? 1544 ईस्वी तक ये शासन किए हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और कल्याण शाह के बाद 1544 ईस्वी से ये प्रारंभ करते हैं, है ना, प्रशासन करना प्रारंभ करते हैं और जाते हैं कब तक, ये 1581 तक शासन करते हैं। कब तक? 1581 तक शासन करते हैं। ठीक है। तखत सिंह की बात की जाए तो तखत सिंह के बाद अब ये फिर से अब बदल जाता है, फिर से अब यहाँ पे हमें ठीक से जानकारी देखने को नहीं मिलती। अब लेकिन तखत सिंह के बारे में यह जानकारी मिलती है कि तखत सिंह ने 1689 में 1689 ईस्वी में इसका क्या होता है, राज्य अभिषेक होता है। क्या होता है? राज्य अभिषेक होता है। और इसकी मृत्यु कब होती है? तो इसकी मृत्यु होती है 1691 ईस्वी को। कब होती है जी? 1691 ईस्वी की होती है। ठीक है। तो इसके बाद इसके पुत्र बनेंगे 1691 में ईस्वी में क्या बनेंगे, इसके पुत्र का राज्यभिषेक होगा। और कब तक जाएंगे जी? 1712 तक। कब तक? 1712 ईस्वी तक ये शासन करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला शासक बनेगा 1712 ईस्वी में, कौन सा बनेगा? सिरदार सिंह बनेगा। कौन बनेगा? सिरदार सिंह बनेगा, जो कि शासन करेगा 1732 तक। कब तक? 1732 ईस्वी तक शासन करेगा। ठीक है। रघुनाथ सिंह की बात अगला आ जाएगा, रघुनाथ सिंह। तो रघुनाथ सिंह कब से कब तक करेगा? तो रघुनाथ सिंह करेगा शासन 1732 से कब तक? 1745 तक। कब तक? 1745 ईस्वी तक ये शासन करेंगे। 1745 ईस्वी तक ये शासन करेंगे। उसके बाद ये क्या है, मराठा यहाँ पे आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद ये मोहन सिंह अगला शासक बनेगा, जो कि 1745 से, कब से? 1745 ईस्वी से 1757 तक ये शासन करेगा। ठीक है। इसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ठीक, तो इसको आप याद कर सकते हैं क्या? याद करने की आवश्यकता है क्या? ये देख लेना, है ना, आप लोगों को सहूलियत है। लेकिन ज्यादातर ये प्रश्न किससे बनते हैं? क्रम में पूछने को बनता है, जिसमें से अगर क्रम की बात की जाए तो क्रम के अंतर्गत हमें याद रखना है कलिंग राज, कमल राज को, उसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम को, रत्नदेव प्रथम को, उसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम को। यहां तक आओ, यहां तक क्या है, याद हो जाएगा, यहां तक आपको याद हो जाएगा। कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव को याद रखना है। कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव, पृथ्वीदेव।
ठीक, उसके बाद पुनः क्या होगा, ये जाजल्य देव को और ले लो, जाजल्य देव प्रथम को ले लो, ठीक है, जाजल्य देव प्रथम को ले लो। तो ये आप लोग 5 को याद कर सकते हैं। उसके बाद ये जो 3 शासक और होंगे, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल्य देव, उसको क्या लिखना है, एक बार और लिखना है। क्या लिखना है, एक बार और लिखना है। उसमें क्या लगा देना है, द्वितीय लगा देना है, बस द्वितीय बस लगा देना है, ठीक है। तो रत्नदेव द्वितीय हो जाएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय हो जाएगा, जाजल्य देव द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। अब ये जाजल्य देव है, जाजल्य देव के बाद अगला जो और चेंज कर देना है, यहाँ पे जगदेव को कर देना है। क्या है, जगदेव को कर देना है। तो यहाँ पे 8 शासक को बारे में अभी याद हो जाएगा, ठीक है, याद हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। 9वां शासक है जगदेव, ज से यहाँ पे भी है, जगदेव याद रख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद रत्नदेव तृतीय को भी यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है, एक डाल लेना, कौन सा, रत्नदेव तृतीय के नाम से। उसके बाद प्रतापमल देव, बहरेंद्र साय, बहरेंद्र साय, कल्याण साय, साय लास्ट में, बहरेंद्र साय, कल्याण साय, तखत सिंह, राज सिंह, सिरदार सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह। इसमें हमें कई ऐसे शासक के बारे में जानकारी मिलेगा जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके के साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन सा, कलिंग राज के बारे में। अब ये शासन क्रम मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पास आपको बता दिया तो क्या है, उसमें समय और ज्यादा चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शासन काल मैं लिख के बता चुका हूं आपको, जहां पर शासन काल आवश्यकता रहेगा उसमें ही बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो फिर, और पहले देखते हैं हम लोग कलिंग राज के बारे में। पहला शासक कलिंग राज, कलिंग राज, ठीक है, पहला शासक कलिंग राज। ये क्या करते हैं, पाली क्षेत्र में आक्रमण करते हैं, है ना, पाली क्षेत्र में क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, और पाली क्षेत्र को जीत जाते हैं, पाली क्षेत्र को जीत जाते हैं। लेकिन जीतने के बाद कुछ किलोमीटर की दूरी में तुमाड़ स्थित है, क्या स्थित है, तुमाड़, और तुमाड़ को क्या करते हैं, यह राजधानी बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तुमाड़ को ये राजधानी बनाते हैं, और राजधानी बनाते हैं। उसके बाद यह एक उपाधि धारण करते हैं, क्या करते हैं, उपाधि धारण करते हैं। उस उपाधि का क्या नाम है, परम महेश्वर की उपाधि। कौन सा, परम महेश्वर की उपाधि धारण करते हैं, परम महेश्वर, महेश्वर की उपाधि धारण करते हैं, ठीक, ये हो गया। ये जो जानकारी देखने को मिलते हैं, ये किससे जानकारी देखने को मिलते हैं, ये जानकारी हमें देखने को मिलते हैं अमोदा, कौन सा, अमोदा ताम्र पत्र में, अमोदा ताम्र पत्र में जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है, ये हो गया। बस आपको इतने ही याद रखना है कलिंग राज के बारे में। और इसके पुत्र हुए, कौन सा इसके पुत्र हुए, कमल राज, जो कि सेकेंड नंबर का शासक होगा, कमल राज, ठीक है, इसके पुत्र हुए। तो इसके पुत्र के बारे में हम लोग देखते हैं भी, है ना। तो ये भी क्या करेंगे, तुमाड़ में ही शासन करेंगे, क्या करेंगे, ये भी तुमाड़ में शासन करेंगे, तुमाड़ में शासन करेंगे। अब इसके शासन काल में होता क्या है, इसको हम लोग मैप के जरिए देखते हैं, कहीं पास अगर होगा तो यहाँ पास है, ठीक है। तुमाड़ में शासन करते थे, यहाँ पे है तुमाड़, तुमाड़ है, ठीक है। यहाँ पे है त्रिपुरी, क्या है, त्रिपुरी है। अब ये जो त्रिपुरी है, ये जो त्रिपुरी है इसमें शासन कर रहे थे, ये अलग शाखा का है, इस वजह से यहाँ पे कमल राज शासन करेंगे, कमल राज शासन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन शासन कर रहे हैं, तो यहाँ पे गंगेय देव, कौन सा, गंगे देव, गंगेय देव, ठीक है, ये शासन कर रहे हैं। अब होगा ये जो गंगे देव है, यह आक्रमण करेगा कहा, उत्कल क्षेत्र में, कहां पे, उत्कल क्षेत्र में आक्रमण करेगा, ठीक है। अब ये जो उत्कल के क्षेत्र में आक्रमण करेगा तो ये बोलेगा, ये इसके अधीन था, त्रिपुरी के अधीन था ये वाला, तो ये बोलेगा मैं त्रिपुरी में आक्रमण करूंगा, तुम मुझे सहायता दो। तो ये क्या करेगा, कमरराज सहायता देता है और ये इस क्षेत्र को जीतता है, ठीक है, जीत जाता है। तो उत्कल नरेश को यहाँ पे पराजित कर देता है, कौन करता है, कमर राज की सहायता से गंगेदेव करता है, ठीक है। इसकी जानकारी हमें देखने को मिलेगी कमर राज के बारे में, ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो कमर राज के बारे में आपको क्या याद रखना है, कि यह गंगेदेव की सहायता करता है, गंगे देव की उत्कल, उत्कल अभियान में, अभियान में, उत्कल अभियान में सहायता देता है, सहायता करता है, ठीक है।
कमल राज के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसके पुत्र हुए, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी हो गए, कौन सा हुए? रत्नदेव प्रथम हुए। कौन सा हुए? रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम, ठीक है। ये रत्नदेव प्रथम के बारे में आपको क्या याद रखना है? तो ये रत्नदेव क्या कर रहे हैं? अपनी राजधानी को, यहाँ पे क्या थे? तुम्माड़ में था। कहां पे था? तुम्माड़ में था। तो तुम्माड़ से क्या करते हैं? स्थानांतरित कर देते हैं। तुम्माड़ से कहा स्थानांतरित कर देते हैं? रत्नपुर। क्या करते हैं? रत्नपुर। याद रखिए ये रत्नपुर क्या थे? कुबेरपुर था पहले। उसको ही रत्नपुर को क्या करते हैं? या स्थानांतरित कर देते हैं और यहीं पास अपनी राजधानी बना देते हैं। राजधानी, इसके बारे में पहला फैक्टर यही याद रखना है कि रत्नपुर को राजधानी बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है, यहां पास आपको बताना होगा। यहां पर चलिए आप ही बताइए, तुम्माड़ में शासन करने वाला शासक कौन कौन था? तो पहला शासक कौन है? पहला शासक है कलिंगराज। कलिंगराज। दूसरा शासक कौन है? दूसरा शासक है कमलराज। कमल राज, ठीक है। यही बस दिया था क्या? बस दो ही शासक हुए हैं क्या शासन तुम्बाड़ में? चलिए बताइए, आप ही बताइए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये तुम्बाड़ में शासन करने वाला दो शासक हुए, दो ही हुए क्या? तीसरा तो भी होगा, क्योंकि ये तुम्बाड़ में राजधानी थी इसकी, इसी को ही स्थानांतरित किया रतनपुर, तो ये भी शासक तो होगा। ये भी रतन तुम्बाड़ में किसकी राजधानी हो गई? रत्नदेव प्रथम के भी होगा। रत्नदेव के प्रथम के भी होगा ये राजधानी। तो तीन शासकों की राजधानी तुम्बाड़ होगा, ठीक है। किसकी? तीन शासकों की राजधानी होगा तुम्बाड़, और यहां से रत्नदेव प्रथम क्या करेंगे? तुम्बाड़ से रत्नपुर स्थानांतरित करेंगे और अपनी राजधानी रत्नपुर को बना देंगे, ठीक है। तो रत्नपुर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसका प्राचीन नाम है कुबेरपुर। क्या नाम है? कुबेरपुर है। अब ये कुबेरपुर है, रत्नपुर है ना। तो रत्नपुर एक ही कालों में नहीं है, अलग अलग कालों में इसे अलग अलग कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। चारों कालों में, चारों युगों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रसिद्धि प्राप्त है रतनपुर की, ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है। इसके रत्नदेव के बारे में और क्या याद रखना है? तो रत्नदेव के बारे में हमें याद रखना यह है कि इनकी और साक्ष्य हमें देखने को मिलेगा स्थापत्य कला से। क्या साक्ष्य देखने को मिलेगा? स्थापत्य कला से देखने को मिलेगा। और किससे देखने को मिलेगा? रत्नदेव प्रथम की क्या है? रत्नदेव प्रथम की क्या है? अभिलेख है। रत्नदेव प्रथम का नहीं है, जाजल्य देव प्रथम का अभिलेख है। कौन सा है? जाजल्य देव के प्रथम, जाजल्य देव प्रथम की एक अभिलेख है जिसका नाम है रत्नपुर अभिलेख। क्या नाम है? रत्नपुर अभिलेख। इस रत्नपुर अभिलेख में यह साक्ष्य मिलता है कि यह जो रत्नदेव प्रथम है यह किसके पुत्र हैं? कमल राज के पुत्र हैं। ये किससे जानकारी मिलती है? जाजल्य देव के, जाजल्य जाजल्य देव प्रथम के रत्नपुर, रत्नपुर अभिलेख से, अभिलेख से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये याद रखिए, ठीक। आगे बढ़े तो फिर आगे बढ़ते हैं और स्थापत्य कला के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। नहीं, पहले स्थापत्य कला नहीं देखेंगे क्योंकि ये रतनपुर चल रहा है, तो रतनपुर को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। रतनपुर की स्थापना कब हुई इसे हम लोग देखते हैं। तो रत्नपुर की स्थापना कब हुई है जी? तो रत्नपुर की स्थापना हुई है, स्थापना हुआ है, कब हुआ है जी? राजधानी कब बनाएगा? तो 1050 ईस्वी में बनाएगा। कब बनाएगा? 1050 ईस्वी में क्या करता है? अपनी राजधानी को बनाता है। किसको बनाता है भाई? रतनपुर को बारे में बनाता है। रतनपुर को पहले प्राचीन नाम क्या था? कुबेरपुर था। क्या था? कुबेरपुर था। रतनपुर की प्राचीन नाम क्या था? कुबेरपुर, ठीक है। चारों युगों में इसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई है ना। इसे सतयुग में क्या कहा जाता है? ऐसा प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। कितने युग हैं जी? 4 युग हैं। पहला कौन सा आता है? पहला कौन सा आता है? सतयुग आता है। कौन सा आता है? सतयुग, सतयुग आता है। दूसरा कौन सा आता है? त्रेता युग आता है। क्या आता है? त्रेता युग आता है। तीसरा कौन सा आता है? द्वापर आता है। कौन आता है? द्वापर आता है, ठीक है। चौथा कौन सा आता है? कलयुग आता है। कौन सा आता है? कलयुग आता है। कलयुग आता है, ठीक है। जिसमें से सतयुग में क्या कहा गया है? सतयुग में रतनपुर को क्या कहा गया है? मणिपुर कहा गया है। क्या कहा गया है? मणिपुर, मणिपुर,
मणिपुर कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? मणिपुर कहा गया है। वही त्रेता युग की बात की जाए तो त्रेता युग में सिरपुर को सिरपुर बोल रहा हूं, सिरपुर नहीं, रतनपुर को क्या कहा गया है? तो रतनपुर को मणिकपुर कहा गया है। क्या कहा गया है? यहाँ पे मणिकपुर, मणिकपुर, ये मणिकपुर कहा गया है। ठीक है, वही द्वापर में क्या कहा गया है? तो द्वापर में हरिपुर कहा गया है। क्या हरिपुर, हरि नहीं, हिरकपुर कहा गया है, हिरकपुर कहा गया है। ठीक है, कौन सा पुर? हिरकपुर कहा गया है। ठीक है, कलयुग में किस नाम से जाना जाता है? कलयुग में इसे रत्नपुर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? रत्नपुर। ठीक है, कौन सा? रत्नपुर के नाम से जाना जाता है। और इसका ही प्राचीन नाम क्या है? कुबेरपुर है। क्या नाम है? प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या है? कुबेरपुर है। ठीक है, ये रत्नपुर के बारे में आपको पता चल गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं और रत्नदेव के बारे में देखते हैं। ठीक है, रत्नदेव के बारे में देखते हैं। रत्नदेव का विवाह किसके साथ हो जाता है? रत्न रत्नदेव, रत्नदेव का विवाह किसके साथ होता है? तो रत्नदेव का विवाह होता है वज्जुवर्मन की पुत्री, जो कि कोमोमंडल की क्या थी? राजकुमारी थी। क्या है? कोमोमंडल की राजकुमारी, जिसका नाम क्या था जी? उसका नाम था नोनवल्ला देवी। क्या नाम था? नोनवल्ला देवी, नोनवल्ला देवी। ये किसकी पुत्री थी? तो ये पुत्री थी किसकी? वज्जु वर्मन की पुत्री थी। किसकी? वज्जु वज्जु वर्मन, वज्जु वर्मन की पुत्री थी। ये वज्जु वर्मन कहाँ का नरेश था? तो ये कोमोमंडल, कौन सा? कोमोमंडल, कोमोमंडल नरेश था। ठीक है, कोमोमंडल नरेश की पुत्री कौन थी? नोनवल्ला देवी, जिसका विवाह होता है रत्नदेव से। ठीक, ये हो गया। और इसके बारे में हम लोग क्या देखते हैं? जिससे कि इसके पुत्र की प्राप्ति होती है। उसका पुत्र क्या नाम है? तो उसके पुत्र का नाम क्या है? पृथ्वीदेव। कौन सा है? पृथ्वीदेव, पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, ये हो गया। अगला शासक पृथ्वीदेव प्रथम होगा। उसको देखने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि स्थापत्य कला देखेंगे। किसका देखेंगे? इन्होंने रत्नदेव प्रथम ने स्थापना की है। बहुत सारी जगहों की स्थापना की है, बहुत सारे स्थापत्य कला देखने को मिलेगा इसका, है ना? निर्माण देखने को मिलेगा, मंदिर का निर्माण देखने को मिलेगा। तो स्थापत्य देखेंगे, स्थापत्य। ठीक है, स्थापत्य के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? महामाया मंदिर। कौन सा? महामाया मंदिर। कहाँ का भाई? रतनपुर का महामाया मंदिर। कौन सा मंदिर? रतनपुर का महामाया मंदिर देखेंगे, महामाया। ठीक है, महामाया मंदिर देखेंगे रतनपुर का, ये निर्माण करवाता है। इसके अलावा ये तो हो गया रतनपुर का। कौन सा हो गया? रतनपुर का हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये कहां पे और निर्माण करेंगे? ये तुम्बाड़ में शिव मंदिर का, शिव मंदिर का, शिव मंदिर का निर्माण करेंगे। कहां पास? तुम्बाड़ में, तुम्बाड़ में शिव मंदिर का निर्माण करेंगे। ये जानकारी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा, इसके अलावा महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण करेंगे। कहां पे? लाफागढ़ में। महिषासुर, 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 महिषासुर मर्दनी, मर्दनी मंदिर कहां पे निर्माण करेंगे? ये निर्माण करेगा महिषासुर मर्दनी लाफागढ़ में। कहां पे? लाफागढ़ में। ये लाफागढ़ कहां पे है? कोरबा में है। कहां पे है? कोरबा में है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। कहां पे निर्माण करेगा? लाफागढ़ में, लाफागढ़ में निर्माण करेगा। लाफागढ़ कहाँ है? कोरबा पे है। ठीक है, क्या निर्माण करेगा? महिषासुर मर्दनी। ठीक, इतना आपको पता चल गया। अब ये तो हो गया क्या? ये तो हो गया रत्नदेव प्रथम के बारे में। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसके पुत्र के बारे में देखते हैं। इसका पुत्र का क्या नाम है? पृथ्वी देव प्रथम। कौन सा नाम है? पृथ्वी देव प्रथम। ठीक, पृथ्वी देव प्रथम, कौन सा नाम है? पृथ्वी देव प्रथम है। ठीक, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये रत्नदेव का पुत्र था। ठीक है, इसके शासन काल को मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि पहले से बता चुका हूं। अगर शासन काल को भी जानना है तो इसका शासन काल है 1065 ईस्वी से, कब से? 1065 ईस्वी से 1090 ईस्वी तक ये क्या करेंगे? शासन करेंगे। ठीक है, अरे बाप रे, 1 घंटा 9 मिनट हो गया।
पता ही नहीं चला। तो आज का क्लास यहीं पास रखें क्या? क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया। आज का क्लास यहीं पास रखते हैं और आगे पृथ्वी देव प्रथम से हम लोग आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है? तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना? और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट रहेगा उसको पूछ लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर दे चुके हैं पहले से, उसमें आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? और हमारे व्हाट्सएप में भी, ग्रुप में भी जुड़िए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।